हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के अभी हम लोग गणित का सिलसिला जारी किए हैं, जिसमें हम लोग 14वां चैप्टर स्टैटिक सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं। उन सांख्यिकी में आपको पार्ट 1 वीडियो में हम माध्य, पार्ट 2 में माध्यिका और पार्ट 3 में आपको बहुलक बेसिक थ्योरी दे करके आपको प्रोवाइड किए हैं। आज जो आपका मूल टॉपिक है वो है आपका बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। माध्य चैप्टर से जो भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में किस अंदाज में पूछा गया, वो कुछ चुनिंदे प्रश्न आपके बीच लाए हैं। हालांकि पूरे माध्य का प्रश्न तो हम नहीं ला सकते हैं। कारण क्या है, 2011 से 25 तक काफ़ी पूछा हुआ है, और ख़ासकर 2020 के बाद जो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है 100 ऑब्जेक्टिव, तो स्वाभाविक है इन चैप्टर से भी 3 से 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ही लिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो क्या है ना, कभी 2018 में ये पूछ दिया, 19 में, 20 में, 21 में रिपीट कर देता है। डाटा सिर्फ चेंज कर देता है, बट टाइप तो वही रहता है क्वेश्चन का। तो हम क्या किए हैं, जो भी क्वेश्चन आपका चुनिंदे पूछे हैं, जो रिपीट किया गया क्वेश्चन वो हम आपके बीच नहीं लाए हैं। आपको टाइप बाय टाइप जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो लाए हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 1 वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है वो प्रश्न आपको हम अभी बताएंगे। क्या? तो हालांकि पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, पूछा गया कि 16 का मिलान चिन्ह क्या है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर टैली मार्क अर्थात मिलान चिन्ह तो 9th क्लास का सिलेबस में है, 10th में है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 9th क्लास में तो भर भर के मिलान चिन्ह सिखा गया है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव घटने लगता है तो 9th क्लास से भी 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उठा लिया जाता है। तो आपको मिलान चिन्ह के बारे में थोड़ा अध्ययन होना, जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मिलान चिन्ह के बारे में। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे एसपी भी हम लिख दिए हैं। ये प्रश्न 2021 में पूछा है, ये प्रश्न 22 में, 22 में, 23 में, 23 में। कहने का सेंस, मैं तो यहाँ 21 लिख आया हूँ, इससे पीछे भी कई बार ये मिलान चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको मिलान चिन्ह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर कहेगा 1 का मिलान चिन्ह क्या है तो 1 लकीर पार दीजिएगा। 2 का मिलान चिन्ह पूछेगा तो 2 लकीर पार दीजिएगा। 3 का मिलान चिन्ह पूछेगा तो 3 लकीर पार दीजिएगा। 4 का मिलान पूछेगा तो 4 लकीर पार दीजिएगा। 5 का पूछेगा तो क्या 1 2 3 4 5 ऐसे लकीर पार देने से नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। 5 का जो मिलान चिन्ह होगा, ऐसे 4 पार करके और क्या कीजिएगा, आप क्रॉसिंग ऐसे कट कर दीजिएगा, तो आपका 5 का मिलान चिन्ह हो जाएगा। सर वहीं 6 का मिलान पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 दे दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए, एक डंडा और, तो ये हो जाएगा आपका 6 का मिलान चिन्ह। अगर 7 का पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 करके 5 ऐसे कर दीजिए, 6 और 7 हो जाएगा। सर 12 का करेंगे तो कैसे होगा, देखो 12 के लिए कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने इस टाइप का एक सेट बनाओगे तो उसमें 5 मिलान चिन्ह आ जाता है, मतलब 5 आ जाता है। फिर इसमें 5 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 2 हो गया 12। आपके क्वेश्चन में 16 का मिलान चिन्ह पूछा है। चलिए 16 के लिए हम लोग क्या मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और ऐसे हो गया 5 6 7 8 9 और इस टाइप से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। फिर 11 12 13 14 और 5वां नंबर पर ऐसे कर देते हैं ना, तो ये हो गया 14 1 15 और एक ऐसे कर दीजिए तो ये 16। इस टाइप का देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट में तो है नहीं, ऑप्शन आपका सेकंड में है और ये सेकंड हो जाएगा। हाँ, कभी कभी देखिए आपको रोमन अक्षर से भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डाला गया ये रोमन अक्षर में 16 लिखा हुआ है। रोमन अक्षर जानते हैं ना, रोमन अक्षर कैसे लिखते हैं ना, 1 का रोमन अक्षर कैसे लिखते हैं, 2 का रोमन अक्षर कैसे लिखते हैं, है ना, 5 का रोमन अक्षर कैसे लिखते हैं, 5 के लिए स्टेप से कर देते हैं ना। ये हो गया, इसके पीछे लगा दीजिएगा तार 4 हो जाएगा। 9 के 10 के लिए ऐसा आता है, तो रोमन अक्षर से भी पूछ लिया जाता है। तो सर रोमन अक्षर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। ये तो आप मिलान चिन्ह के बारे में जानकारी दे दिए, देख लीजिए रोमन अक्षर को भी सीख ही लीजिए। रोमन अक्षर में क्या पूछेगा, 1 के लिए तो आप 1 दीजिएगा, 2 के लिए आप 2 दे दीजिएगा, 3 के लिए आप क्या कर दीजिएगा, इसमें आपका 3 हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो 4 के लिए आपको एक 5 ऐसे करके पीछे 1 लगा दीजिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। हाँ, 5 के लिए क्या हो जाएगा, इस टाइप से भी कर दीजिए तो ये आपका 5 हो जाएगा। 6 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी करके यहाँ पे आई लगा दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। 7 के लिए क्या हो जाएगा, भी करके 2 डबल लगा दीजिए तो ये 7। ये रोमन अक्षर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहीं पर मैं 10 के लिए चर्चा करूँ तो 10 के लिए क्या है ना, आपको x लिखना पड़ता है, तो ये 10 को दर्शाता है, ठीक है।
अगर मैं 9 की चर्चा करूं तो 9 क्या करना पड़ेगा, x के पीछे एक i लगा दीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन वही 11 कर दूं तो x के पीछे एक i इधर लगाइएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो जब रोमन अक्षर पूछेगा तो रोमन अक्षर में आप जवाब दीजिएगा। बट आपके एग्जाम में इस चैप्टर में रोमन अक्षर से रिलेटेड है ही नहीं, तो मैं इस टॉपिक पे चर्चा अभी नहीं करूँगा। अभी मूल रूप से आप सोचिए कि हमको मिलान चिन्ह पूछा है तो मिलान चिन्ह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इनको देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। और ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, कौन कभी कभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ऐसे पूछ देते हैं, और कभी कभी पूछ देता है नहीं है और नहीं को बच्चे धरफड़ धरफड़ में देख नहीं पाता है। ध्यान रखना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज़ आते हैं, माध्य आते हैं, माध्यिका आते हैं और बहुलक आते हैं। जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आ जाएंगे, ठीक है। जब पूछेगा कौन नहीं आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपका मानक विचलन नहीं आते हैं, उत्तर डी हो जाएगा। हाँ, आपकी परीक्षा में पूछ क्या रहा है, कभी कभी क्या है ना, इस मानक विचलन को हटा देगा और डी ऑप्शन में दे देगा इनमें से सभी, तो आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों आ जाएगा, अर्थात इनमें से सभी। किस सेंस में पूछेगा तो हमको डी में टिक मारेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य भी आ जाएगा, माध्यक भी आ जाएगा और बहुलक, और लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो सभी में टिक मार दीजिएगा। लेकिन जब थोड़ा सा दूसरे अंदाज में पूछे, इस अंदाज में कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आपको मानक विचलन नहीं है, बाकी बात ये तीनों है। आई होप कि आप दूसरा क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। ये 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप का ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, ऐसे आपको कुछ आंकड़ा दे देगा और इस आंकड़ा में बोल देता है आपको परिसर निकालिए। सर परिसर होता क्या है, परिसर का मतलब हो गया, परिसर का मतलब हो गया उच्चतम, ये भी रट लीजिए फॉर्मूला टाइप से, उच्चतम सीमा माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर निम्नतम सीमा। आई होप कि इस फॉर्मूला को समझे होंगे। कभी कभी इसको शॉर्टकट में भी लिखना पड़ता है, तो शॉर्टकट में क्या लिखोगे, हम लोग परिसर को आर कहते हैं रेंज, और उच्चतम सीमा को यू कहते हैं अपर लिमिट, और निम्नतम सीमा को लोअर लिमिट। यानी कैपिटल आर इजिकल टू यू माइनस एल हम कर सकते हैं, यानी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। सर उच्चतम सीमा है क्या इस प्रश्न में, इन डाटा को देखिए और इन डाटा में सबसे बड़ा डाटा को आप ढूंढिए। आई होप कि सबसे बड़ा डाटा 12, 25, 15, 18, 17 को जब ढूंढते जाते हैं तो सबसे बड़ा डाटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे लिखा है 32, यानी हमें परिसर निकालना है। सर परिसर लिखिए ना, आप आर क्यों लिख रहे हैं, आप परिसर भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज और आर से इंडिकेट किया जाता है, तो आप परिसर भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा डाटा अपना कितना है, 32 है, और सबसे इसमें छोटा डाटा को ढूंढिए, 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, अभी तक इसमें 6 सबसे छोटा डाटा, देखिए 6 से बड़ा है ना 11, 16, 30, 20, तो सबसे छोटा डाटा आपको 6 है। 32 में से 6 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, और जब 32 में से 6 को घटाइएगा तो कितना आता है आंसर आपका 26। इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं पर 26 दिया होगा और यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका 26 दिया है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 26। आई होप कि आपके परिसर जब भी पूछा जाएगा तो आप जवाब दे दोगे। परिसर का मतलब हो गया सबसे बड़का अंक में से छोटका अंक को क्या करना है, आपको घटा देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, और चौथा प्रश्न को थोड़ा देखिए, अगर दिख रहा है आपको, हम आपको प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न चौथा कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। सबसे पहले बेसिक थ्योरी समझिए, वर्ग चिन्ह को हम लोग x से इंडिकेट करते हैं, और वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला टाइप से भी पूछता है एग्जाम में, इस टाइप से वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा। अब बट्टा में क्या दे देना है, आपको 2 देना है। ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हुआ। शॉर्टकट में क्या होता है गुरुजी, तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा को हम यू से इंडिकेट करते हैं प्लस न्यूनतम सीमा एल से बट्टा में 2, अर्थात x बराबर u प्लस एल बट्टा 2 हो जाएगा। अब इन प्रश्न की ओर आइएगा कि वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ दिया है, 15 से 25। इस 15 से 25 का आपका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो हम सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ये जो x लिख रहा हूँ ये आपको वर्ग चिन्ह को दर्शाता है, और उच्चतम सीमा इसमें कितना लेंगे, तो उच्चतम सीमा सबसे हाईएस्ट वैल्यू 25 है और सबसे लोएस्ट वैल्यू 15 है। आप 2 + 3 लिखिए तब भी 5 ही आएगा, और 3 + 2 लिखिए तब भी 5 ही आएगा, अर्थात
अर्थात आप पहले 15 है और 25 लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात 15 क्या आपका निम्नतम सीमा है और 25 क्या है आपका उच्चतम सीमा है। इस फॉर्म में भी जोड़िएगा तो 40 ही होगा, या 25 जोड़ 15, पहले 25 या बाद में 15 लिख दीजिएगा फिर भी तो 40 ही आता है। तो 15 और 25 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। ये 2 कहाँ से लाते हैं, तो ये फॉर्मूला का 2 है। 15 25 आपका हो गया 40, 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये वर्ग चिन्ह अपना कितना आ गया, 20 आ गया है। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 20 दिया होगा, और यही प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वर्ग चिन्ह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस टाइप से बना लीजिएगा, दोनों को जोड़ देना है, 2 से फोड़ देना है। ओके, या फॉर्मूला पूछेगा तो इस टाइप से या इस टाइप से पूछा जाएगा। कभी क्या है ना, वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा, यहाँ पे डैश 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 कर देगा। देखो यहाँ पे कह देगा डैश 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 बट्टा 2, तो उसमें डैश 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 में भरिए, डैश 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 में माध्य दे देगा, विचलन दे देगा, निम्नतम सीमा दे देगा, बहुलक दे देगा। तो यहाँ पर क्या भर दोगे आप, निम्नतम सीमा। कुछ डाटा चुरा लेते हैं, या कभी कभी आपको निम्नतम सीमा यहाँ लिखा रहेगा, उच्चतम सीमा को गायब कर देगा, वो ऑप्शन में डाल देगा, तो वहाँ से ऑप्शन से आप उच्चतम सीमा को बैठा दीजिएगा। नहीं तो कितनों आपको घुमाएगा बोर्ड। तो आई होप कि आप चुन के ऑब्जेक्टिव में से ऑप्शन डाल सकते हैं, मिटा देगा तो वहाँ से भर दोगे, निम्नतम सीमा यहाँ पड़ेगा ऑप्शन सी में, बी में, जिसमें निम्नतम सीमा रहेगा उसको टिक आउट करके और OMR सीट में आप गोला मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ एक क्वेश्चन है 5वां, इस वैरायटी को पढ़िए। कह रहा है वर्ग अंतराल 2 से 5, यहाँ माइनस को से पढ़िएगा, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्ग की लंबाई क्या है, वर्ग की लंबाई। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, कई बार क्या 2023 में पूछा हुआ है। आप जा करके क्वेश्चन बैंक देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। सर कहाँ से आप क्वेश्चन बैंक की चर्चा कर रहे हैं, देखिए मेरे पास भी क्वेश्चन ही बैंक है और इसी क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा क्या है ना कि हम जो बताएंगे तो थोड़ा आपको ईजी टाइप से लगेगा। तो वर्ग की लंबाई की बात करूँ, वर्ग की लंबाई, तो वर्ग की लंबाई का मतलब हो गया वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर। तो सर वर्गों के बीच का अंतर क्या है, जब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है ना 2 से 5 वर्ग, देखो क्वेश्चन किस टाइप से, थोड़ा मोटा अक्षर में लिख देता हूँ। 2 से 5 दिया है, 5 से 8 दिया है, 8 से 11 दिया है, 11 से 14, ऐसे डॉट 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 कर दिया है। तो इसमें पूछा गया वर्गों की लंबाई। वर्गों की लंबाई का मतलब सभी वर्ग के बीच समान अंतर रहना चाहिए। अर्थात 2 और 5 के बीच की अंतर कितना है, 3 है। 5 और 8 के बीच भी अंतर कितना है, 3 है। 8 और 11 के बीच के अंतर भी कितना है, 3 है। 11 और 14 के बीच के अंतर कितना है, 3 है। माने दोनों में अंतर तो 3 ही है ना, इस वजह से इसकी जो वर्ग की लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। सब में समान अंतराल आता है। और ऑप्शन देखिए आपको बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप के आप 5 प्रश्न को समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं अगले स्लाइड में। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में देखा जाए, जब क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य। यानी देखा जाए तो आपको संख्या से रिलेटेड है ना माध्य पूछा गया है। तो इन टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग 7-8 को बनाएंगे, 7-8 क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे। हालांकि 6 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दे दिए, 2-3 क्वेश्चन और लिख के बताएंगे। इन प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब संख्या क्या होता है सर, जैसे कि आपको प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा फास्ट में देख लेते हैं संख्या को, नंबर को थोड़ा पढ़ लेते हैं संख्या को। संख्या में अगर हम लोग देखा जाए तो 1 2 3 4 इस टाइप से जो लगातार इन्फिनिटी तक संख्या रहती है, इन संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। हालांकि प्राकृत संख्या का डिफिनीशन आप लोग जानते भी होंगे। गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और कोई संख्या को गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्या आपका हो जाएगा ये प्राकृत संख्या। वहीं पूर्ण संख्या की बात करूं तो ये जो आप लिस्ट बनाए हैं 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये एक नया समूह आपको प्राप्त होता है। और यह समूह जो होता है ये आपको पूर्ण संख्या को दर्शाता है। आई होप कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को आप समझ गए होंगे। यदि यही जो आपका ये
पूर्ण संख्या का जो लिस्ट है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे अगर आप ऋणात्मक अंक को शामिल कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इन संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 3 संख्या को देख लिए, प्राकृत 1 से लेकर अनंत, पूर्ण प्राकृत संख्या में 0 लगा दीजिए अर्थात 0 से अनंत, और पूर्णांक में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक को फेंटे हैं अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहीं पर हम लोग तीसरा नंबर संख्या पढ़ लेते हैं, ये 2-3 संख्या तो पढ़ लिए, चौथा संख्या पढ़ लेंगे सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16, 20, 42, जो 2 से कट जाता है ना, तो सम संख्या। वहीं आप 5वां संख्या में देख लीजिए विषम संख्या। विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो संख्या 2 से नहीं कटे। जो 2 से नहीं कटेगा उसे हम क्या कहेंगे विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये 2 से नहीं न कटता है तो ये विषम संख्या हो गया। यहीं पर अगर देखा जाए तो हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को भी देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड आपका प्रश्न है इसमें दिया हुआ। भाज्य संख्या की बात करूं तो जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, और अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, अन्य संख्या से भी कट जाए, उसको हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे भाज्य संख्या। सर ऐसा कौन सा संख्या है सबसे छोटी मतलब भाज्य संख्या जो 1 से कटता है अपने आप और अन्य किसी से कटता है? तो 1 तो भाज्य में होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूना 2, 1 से कटा, 2 खुद से कटा, और तो कोई 2 को नहीं काटा, तो 2 भी भाज्य वाले लिस्ट में नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 1 से कटता है, 1 दिया, 3 खुद से कटता है और तो कोई नहीं कटता है। हाँ 4 आता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा जाए, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो कितना होता है आपका 4 होता है। आई होप कि आप भाज्य संख्या को समझ गए होंगे। आपका 5 भाज्य संख्या नहीं है, 6 है। क्यों? 1 से कटा, 6 से कटा, 2 3 से कटा, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी भाज्य के अंतर्गत आ जाएगा, 3 3 9 कट रहा है ना। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटता है और केवल अपने आप से कटता है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होता है, 1 को नहीं मानिएगा। उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं आएगा अभाज्य में, 9 भाज्य में चला जाएगा। 11 होगा अभाज्य में, क्योंकि 11 1 से कटता है और खुद से कटता है और कोई नहीं काटता है। तो आई होप कि भाज्य और अभाज्य को समझ गए होंगे। हालांकि माध्य वाले चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जब संख्या चल रहा है तो समझ लीजिए वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाए, जैसे कि रूट के अंदर 3 है वो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो वो अपरिमेय में आ जाएगा। जैसे रूट के अंदर अगर मैं 9 दे दूँ तो 9 के तो बाहर 3 निकल जाता है, तो रूट 9 को हम अपरिमेय नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा तो वो तो आपका परिमेय होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो संख्या क्या होता है अपरिमेय। और ज़्यादातर अपरिमेय संख्या देखिएगा आपको रूट के अंदर ही रहता है। और इन सभी संख्याओं को अगर सम्मिलित रूप से एक ग्रुप में अध्ययन कर लिया जाए तो ये जितने भी संख्या हम 9-10 को पढ़े हैं ये सभी संख्या आपको वास्तविक संख्या होता है। यानी हम पढ़ रहे हैं 14वां चैप्टर और बेसिक ले रहे हैं पहला चैप्टर का। देख रहे हैं ना, हर चैप्टर से आपका कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सवाल को बना सकिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। पहला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पूछा गया है 2012 में, 14 में, 18 में, 20-22 में, ऐसे पूछा गया है। और सभी क्वेश्चन पे मैं क्या आपका ये चिपकाऊँ बार बार वही क्या बुक बताऊँ। हम इस बुक से आपको क्वेश्चन देते हैं जो आपको पूछा गया है, और एक एक टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 5-5 6-6 बार पूछ दिया है, तो सभी क्वेश्चन तो नहीं ला सकते। हाँ सब में कुछ कुछ थोड़ा परिवर्तन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम 7-8 को आपको बताएंगे आपकी संतुष्टि के लिए। पहला प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अच्छा पूर्ण संख्या अभी बताए हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 पूर्ण हुआ ना। अब प्रथम 5 पूर्ण, तो प्रथम 5 यानी हमको 0 से गिनेंगे, तब 5 को पूर्ण में क्या क्या लेना पड़ेगा? 0 1 2 3 और 4। बहुत बच्चा प्रथम 5 पूर्ण में 0 1 2 3 4 5 तक चला जाता है। अब आप अगर 0 ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा, 5, तो ये तो 6 को संख्या हो गया ना। कैसे? 1 2 3 4 5 6। आपको 6 लेना नहीं है, सवाल में बोला गया है 5, तो 5 तक लेने के लिए आपको तो 1 तो मिटाना पड़ेगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य यानी सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, संख्या से भाग दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, यानी 4 3 7 2 9 1 10। 10/2, 2 से 10 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2। सर ऐसे ही बनाएंगे, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा। और एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सब्जेक्टिव मोड में बना देते हैं
ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन कैसे हैं हम शॉर्टकट आपको बताते जाएंगे। आप बोर्ड में कैसे लिखना, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इस टाइप से सॉल्यूशन कर देना, लिख देना प्रथम 5, जब 2 नंबर का पूछेगा तो ऐसे बनाना होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसीलिए माध्य, माध्य बराबर क्या, ऐसे थोड़ा फॉर्मूला भी दे देना। डेकोरेशन जितना कॉपी में दोगे स्टेप उतना आपको नंबर देगा, ठीक है ना। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, बट्टा में देते हैं हम लोग फॉर्मूला में क्या, प्रेक्षणों की संख्या दे देते हैं। प्रेक्षण है अपना क्या, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब बट्टा में टोटल संख्या है कितना आपका 5 है, 1 2 3 4, 0 को गिनिएगा तो 5, और सबको जोड़े थे तो 10 आया था, 5 से 10 को तोड़ दिए थे तो कितना आया था 2, और आपका आंसर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो जब आपको 2 नंबरा पूछेगा तो इस अंदाज में बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मन में जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उससे फोड़ दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन में आपके 2015 सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य। बड़ी विडंबना की बात है, आपको इसमें दिया है 3 लगातार प्राकृत संख्या, यहाँ पर देखिए हम काला मार्कर से लिख दिया प्रथम, ये प्रथम उस क्वेश्चन में जोड़ा ही नहीं गया है। अच्छा, 3 लगातार प्राकृत संख्या हम बोलेंगे तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 3 लगातार प्राकृत तो कहीं से भी स्टार्ट कर देगा, 10 11 12 भी हो जाएगा, 20 21 22 भी हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमिस कहा जाए, बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा ठीक ठाक से डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे 3 लगातार प्राकृत संख्या में आपको 6 7 8 भी समझ सकता है। 3 लगातार आपको जब तक प्रथम नहीं जोड़े शुरुआत, तो कैसे समझिएगा कि हमको 1 2 3 करके लेना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, 5 लगातार प्राकृत संख्या था, 5 लगातार में क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5, प्राकृत बोला तो 1 से स्टार्ट करेंगे नहीं। तो ये प्रश्न आपको 2015 के सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा है, यहाँ इस पे दे भी दिया हूँ। हाँ, 3 लगातार प्राकृत संख्या में क्या क्या आ जाएगा, तो 3 लगातार प्राकृत संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और टोटल 1 2 3 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग, तीनों को जोड़ दो, 3 2 5, 1 हो जाएगा आपका 6/3, 3 से 6 को काटोगे कितना मरतबे में कट जाएगा 2, और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 नहीं। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आई होप आप बना लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर समझना है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वैरायटी का कहा जाए, बच्चे इसमें थोड़ा फंस जाते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, देखिए प्रथम लगा दिया, सम लगा दिया, तब मन में सोचिए प्रथम सम संख्या कौन है, उसके बाद है ना हम 10 वो सम संख्या खोजेंगे। तो प्रथम सम संख्या आपको 2 है, सम संख्या तो उसे कहते हैं जो 2 से कटता है, 2 खुद से कटता है, एक तो है नहीं, तो प्रथम सम संख्या 2 हुआ। दूसरा नंबर सम संख्या कौन है, 4 है। तीसरा नंबर सम संख्या कौन है, 6 है। चौथा वाला सम संख्या कौन होगा, 8 होगा। माने सर 2 2 करके बढ़ाते जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 10 गो सम संख्या चाहिए, यानी 20 तक जाएंगे। कैसे, देखिए शॉर्टकट में यहीं पर तीसरा को हम लपेट देते हैं। प्रथम 10 सम संख्या में एक 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 14 16 18, और ये हो जाएगा 20, और टोटल है संख्या क्या गो, 10 गो। क्यों, क्योंकि 10 गो समप्राकृत संख्या है, ऐसे भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे 10 नहीं बैठा दीजिएगा नहीं, और सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जो जोड़ दीजिएगा तो माध्य कितना हो जाएगा, जोड़िए, 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42 14 56 और 6 72 72 18 हो जाएगा आपको 90, 20 से हो जाएगा 110। सर जी एक बार और जोड़िए, हो सकता है जोड़ गलत हो गया होगा। 20 और 18 2 20, 20 20 40, और 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 10 110 हो गया। और नीचे संख्या कितना है आपका 10, 10 से भाग दीजिए, टोटल कटखुट के कितना आ गया आपका 11। ऑप्शन सी देखिए 11 आ गया। सर जोड़ कैसे, आप फटाफट 110 जोड़ लिए, देखिए यहाँ पर 20 है ना, एगो 20 टकिया, ये 18 में 2 जोड़ दिए तो 2 गो 20 टकिया, यानी 40 हो गया। फिर 16 में 4 दिए तो 20, 40 और 20 कितना हो गया 60। फिर 14 में 6 जोड़ दिए वो बोला 20, तो 60 20 80। फिर 12 में 8 जोड़ दिए तो 20, तो 80 20 100, और बिचला 10 तो 110। 110 को 10 से भाग दीजिएगा ना, टोटल 10 को संख्या से, तो 11 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या, अब आपसे पूछें 4 लगातार विषम संख्या, तो 4 लगातार विषम संख्या में देखिएगा तो आप तो 13 भी बोल सकते हैं, 15 17 19, यहाँ भी कम से कम मेरे ख्याल से ना यदि प्रथम लगा देना चाहिए। अगर प्रथम नहीं लगा रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा
अधूरा सा लगता रहता है ना। तो ध्यान रखिएगा या पर हाँ एक चीज़ है ऐसी, यहाँ पे प्रथम नहीं लगा सकता है, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि ऐसी संख्या में विषम माध्य आपको 6 दे दिया है। विषम संख्या का माध्य कितना दे दिया है? 6, तो बड़ी संख्या आपको ढूंढना है, इसमें नहीं लगा सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन में प्रथम लगा सकता था, इसमें नहीं लगा सकता है। आपका कहीं से भी स्टार्ट किया, जैसे कि मैं 13 से स्टार्ट किया ना, हो सके 13 से ही स्टार्ट हो नहीं, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्न को समझिए थोड़ा अच्छे से। चौथे क्वेश्चन को एक बार और रीड कीजिए। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, सबसे पहले मन में फीलिंग कीजिए विषम संख्या होता क्या है? जो संख्या 2 से नहीं कटे। विषम है, 1 है विषम है, 3 है विषम है, 5 है विषम है, और इसमें 4 लगातार विषम। तो कोई जरूरी है कि हम 1, 3, 5, 7, 9 ही लेंगे? हो सकता है कि हम 13 से स्टार्ट किए थे तो 13 ले सकते हैं, 13 में 2 जोड़िएगा 15 ले सकते हैं, 15 में जोड़िएगा 17, वो भी तो विषम आ रहा है, 17 में 2 जोड़िएगा 19, 19 में 2 जोड़िएगा 21, ये सब विषम संख्या आ रहा है। तो ऐसे में हमको विषम संख्या को मानना पड़ेगा। 4 को लगातार विषम संख्या आप मानिए। कैसे मानेंगे सर? देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव मोड में है बट हम आपको सब्जेक्टिव अंदाज में बनाएंगे। माना कि 4 लगातार विषम संख्या, एक अगर x मानते तो x हो जाएगा। अगर एगो विषम संख्या अगर मान लो कि हम 5 मान लिए तो अगला विषम संख्या कितने होगा? 7। माने आप 5 में क्या जोड़े? 2 जोड़े तब 7, फिर अगला कितने होगा? 9। यानी 5 में कितने जोड़े? 4, तभी तो 9, फिर वो कितना हो गया? 11। माने 5 में कितना जोड़ना पड़ा? 6। ऐसे ही अगर एक हम विषम संख्या x माने हैं तो अगला विषम संख्या क्या होगा? x प्लस 2। उससे अगला वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 4। उससे अगला वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 6। समझ में आया मैंने क्या बताया? एक बार फिर से समझिए। अगर कोई विषम संख्या मान लीजिए, अंदाजे आप ही का बात मान लेते हैं, आप कोई भी विषम संख्या ले लो, आप कहेगा सर 11 ले लिए, तो अगला विषम क्या होगा? 13। माने 11 में 2 जोड़ करके लिख रहे हैं। उससे अगला क्या होगा? कहिए 15। माने 11 में 4 जोड़ कर लिख रहे हैं। उससे अगला क्या होगा? 17। माने 11 में 6 जोड़ करके लिख रहे हैं। ऐसे ही इसमें तो आपको हम सवाल में तो दिया नहीं कि 11 से मानिए या 3 से मानिए, तो हम अपना मन में कल्पना किए कि कोई x है विषम संख्या, चाहे वो 3 है या 5 है या 7 है, भगवान जाने। हम उस x ले लिए, उसमें 2 जोड़ दिए तो अगला विषम संख्या होगा। उसमें अगर 4 दो दिए तो उससे अगला हो जाएगा। उसमें 6 जोड़ दिए उससे अगला हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे उससे अगला हो जाएगा। तो हमको तो 4 तक मानना है ना। सवाल में आपको 4 ही लगातार विषम बोला है ना, तो हम 4 लगातार विषम संख्या मान लिए। लेकिन इसका माध्य कितना दिया आपको सवाल में? 6 दिया है ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि माध्य बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग, बट्टा में होता है आपका प्रेक्षणों की संख्या। हम माध्य की जगह कितना बैठा सकते हैं? आपके प्रश्न में माध्य का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है, तो माध्य की जगह 6 बैठा दीजिए। और प्रेक्षण कितना कितना दिया है? एक है x है, अगला संख्या है x प्लस 2 है, उससे अगला है x प्लस 4 है, और उससे अगला है x प्लस 6 है। कहाँ से लिख रहे हैं सर? ये सब संख्या, और टोटल है संख्या क्या? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट लगा के टोटल 4 गो संख्या है। एक स्टेप बढ़िए ना तो कोनमा कोन में गुना कर दीजिए, सीधे 6 बराबर हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। इन सब को तोड़िएगा तो देखिए x प्लस 2, कोष्ट को तोड़ रहा हूँ, x प्लस 4 और x प्लस ये हो जाएगा 6, अब बट्टा में क्या आपका 4 है। यानी 6 बराबर कै गो x है? 1 2 3 4, यानी 4 गो x है। तो 4x को हम समेट के यहाँ लिख दिए। अब अंक को जोड़िए, एक अंक यहाँ पे आपका 2 है, 4 और 2 6, अच्छे कितने हो गया आपका? 12। अब बट्टा में क्या आपका 4। अब कोनमा कोन में गुना कीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो कितना दिया हुआ? 1 है। 1 को अगर 4x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x। 1 को अगर 12 से गुना कीजिएगा तो 12, और 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24। कोनमा कोनमी से ये गुना होकर के कितना आया आपका? 24 आ गया है। 12 को उधर फेंक दीजिए, माने 4x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 12। प्लस वाला डाटा को उधर ले जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा ना। यानी देखा जाए तो 4x बराबर अपना डाटा आ गया 12, दिखता होगा। 24 में से 12 हटाइएगा तो 12, और 4 से 12 को तोड़ दीजिएगा तो कितना मरतब में टूट जाएगा? 3 मरतब में। देखा जाए तो हमको x का वैल्यू कितना आया है? कटकुट के x का वैल्यू 3 आया है। लेकिन आपके प्रश्न में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी वाली संख्या, यानी x का वैल्यू अगर आप 3 लाए हैं, दूसरा मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर x का वैल्यू अगर 3 आया है तो इसमें 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपको? 3 2 हो जाएगा आपको। यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, 3 2 कितना? अगला 5 हो जाएगा। उससे अगला जोड़िएगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा आपको? 7 हो जाएगा।
यहाँ पे x का वैल्यू आप 3 लाए हैं तो 3 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9। और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो इस डाटा में सबसे बड़ी संख्या अपना कितना है 9 है। ऑप्शन में ढूंढिए 9, यहाँ पे बी में दिया है ना, तब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी सब्जेक्टिव अंदाज में पूछेगा तो लास्ट में लिख देना ऐसे करके, सबसे बड़ी संख्या कितना आया आपका 9 है, या ऐसे करके लिख दीजिएगा x + 6 और x की जगह 3 + 6, 3 + 6 कितना आता है 9, तो 9 लिख दीजिएगा। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आइए पांचवा प्रश्न में, पांचवा प्रश्न को गौर से देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। अब बताइए, तो जब भी विषम संख्या का चर्चा कर रहा हूं तो क्या कहेगा, विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है। सबसे पहला विषम संख्या कौन है आपका 1 है, उसके बाद कौन सा विषम संख्या आपका 3 है, उसके बाद कौन है 5 है। तो अगर मैं पांचवा प्रश्न का सलूशन करूं, यहाँ पे पांचवा प्रश्न डाल के प्रथम 10 विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। कैसे हुआ सर, फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 10 को संख्या पूर्ण गया क्या, काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। नीचे हम क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे और सब संख्या को जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, देखिए 19 आ 1 20, एगो 20 क्या हुआ, 17 में 3 जोड़िएगा तब 20, तो 20 20 40 हो गया। ट्रिक से जोड़िए शॉर्टकट में, 19 आ 1 दोनों तरफ से जोड़ रहे 20, 17 20 3 20 तो 20 20 40, 15 5 फिर 20 तो 40 20 60, 13 7 फिर से 20 हो गया तो 60 20 80, 11 9 फिर से 20 हो गया तो 80 या 20 कितना हो गया 100। माने ऊपर वाला सब संख्या को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, और 10 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। आपके ऑप्शन में दिया होगा आपको 10 यहाँ पे, तो प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य आपको 10 ही होता है। और एक नया क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन हमको ये लास्ट वाला है, छठा वाला, 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य। दिमाग में सोचिए क्या बोला, 5 के प्रथम 7 गुणज। भाई साहब 5 के प्रथम 7 गुणज कौन कौन होगा, 5 का पहला गुणज 5 होगा ना, तब ना 5 एकम 5। दूसरा नंबर गुणज क्या होगा, 5 का दूसरा गुणज 5 दूना 10, तीसरा गुणज 5 तिया 15, चौथा गुणज 5 चौका 20, पांचवा गुणज 5 25, छठा गुणज 5 छक्के 30। यानी 5 के प्रथम 7 गुणज देखो, यहाँ पे छठा प्रश्न बना देता हूँ। एक है 5, दूसरा गुणज होगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 25 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। ये 5 के प्रथम 7 गुणज है। प्रथम लगा दिया ना, पहला गुणज 5, उसके बाद ऐसे 7 गुणज ले लिए, और टोटल कितना संख्या है 7 गुणज, तो 7 को संख्या आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे हम क्या दे देंगे 7 दे देंगे, और इनको जोड़िए। तब 35 को 5 में जोड़ दीजिएगा तो 40, फिर 30 और 10 40 40 80, फिर 15 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 80, 15 25 40, 80 40 120, 120 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 140। कैसे जोड़ दिए शॉर्टकट सर, 35 और 5 40, 30 10 40, 40 80 हो गया, 25 15 फिर 40 तो 80 40 हो गया 120, और फिर इसमें 20 जोड़ दीजिएगा तो 140। अब बट्टा में टोटल संख्या कितने हैं 7। 7 से 14 को 2 मरतबे में काट दीजिए, यहाँ 0 चिपका दीजिए, यानी कटखोट के आंसर कितना आ रहा है 20। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी 20। इस टाइप का 2-3 प्रश्न और है, उन दोनों प्रश्न को हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। चलिए यही है आपका नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें जो है ना थोड़ा सा हम क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज कर दिए हैं। इसमें क्या है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक अभी तक तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देखा, और ऑब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उन लघु उत्तरीय प्रश्न में एक होता है अति लघु उत्तरीय, माने एकदम सबसे छोटा टाइप का क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा आता है लघु उत्तरीय, और उसके बाद फिर बड़ा आता है दीर्घ उत्तरीय। जब भी आपके प्रश्न पूछता है दीर्घ उत्तरीय में तो 5 नंबर का। अति लघु उत्तरीय कहने का सेंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इस टाइप से डैश 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 करके, और जब भी लघु उत्तरीय पूछेगा तो आपको 2 नंबर का पूछेगा। तो देखा जाए तो ये आपको मूल रूप से सबका सब ऑब्जेक्टिव का ही टाइप है, अति लघु उत्तरीय कहा जाए इसको। नहीं, आइए कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य डैश 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 है। हमने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन देने से जगह छिका जाता था। आप सीख लीजिए, आप खुद ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, परीक्षा में आएगा तो ठीक है ना।
तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, मैं तो अभाज्य संख्या आपको बताया हूँ ना, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वही क्या है आपका अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है आपका 2। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या में इस पहले प्रश्न को बनाऊं तो एक आपका 2 है, उसके बाद वाली जो अभाज्य है वो 3 है, उसके बाद कौन होगा 5 है, फिर क्या हो जाएगा 7 है। 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 जो है आपको 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, खुद 9 से कटता है। तो जो संख्या एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कट गया तो उसको भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हमको 9 लिखना अनुचित है। एक संख्या 2, 3 और 4 लिख दिए तो अगला संख्या हमको अभाज्य वाले कौन लेना पड़ेगा? 11 लेना पड़ेगा। और टोटल संख्या अपना है कितना? 5 है। 1 2 3 4 5, नीचे 5 दे दीजिए, भाग दे दीजिए जोड़ करके। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 हो जाएगा आपको 28। फिर से 11 7 18 5 23 3 26 2 28 बट्टा में 5 दीजिए। कभी कभी आपके ऑप्शन में 28 बट्टा 5 भी रहेगा। अगर आप भाग दे दीजिएगा तो 5 से 28 में 5 25। देखिए कैसे भाग देते, 5 25, मन में हम यहाँ पर 25 चिपका दिए। 28 में से 25 को खींच लीजिए तो कितना बच जाएगा? 3, और यहाँ दशमलव दे दीजिए। और 3 पर 0 कितना होता है आपको? 30 होता है। जब 5 को पहाड़ा पड़ेगा तो 5 छक्के 30। आपके ऑप्शन में या आंसर में देखिएगा ऑप्शन में 5.6 लिखा रहेगा। कभी कभी क्या है ना, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन में ना डाल के आपको पूर्णांक के फॉर्म में आंसर दे देता है। कैसे? यानी इस 5 से 28 में भाग दीजिएगा तब 5 25। मन में तो आप 25 बैठा दिए 28 के बगल में, और 28 में से 25 हटा दीजिएगा तो हासिल कितना बच गया? 3। और 3 में वो भाग नहीं देता है दशमलव लगा के, उस शेष को क्या करता है ऊपर लिख देता है और 5 को नीचे। तो कभी कभी आपको इस पूर्णांक फॉर्म में आंसर लेता है और कभी कभी आपको दशमलव फॉर्म में, दोनों को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बेसिक वाला जो वीडियो फर्स्ट प्रोवाइड किए थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं ना। क्या बताएं, कैसे बताएं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लीजिए फास्ट में। चलिए, कह रहा है यदि 3 4 17 3 4 5 और 17 x का माध्य 6 है तो क्वेश्चन हम लोग दो पे आ रहे हैं। कह रहा है माध्य, यानी हम लोग तो जानते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग और बट्टा में होता है आपको प्रेक्षणों की संख्या। गौर से देखिए, अपना माध्य इस प्रश्न में है कितना दिया हुआ? 6। आप यहाँ पर क्या दे दीजिए? 6 दे दीजिए। और अपना प्रेक्षण है कितना? तो 3 है, 4 है, 5 है, 17 है और प्लस x है। और टोटल प्रेक्षण की है संख्या कितना? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 दे दीजिए। यानी 6 बराबर सभी अंक को जोड़ दीजिएगा तो 17 3 20 और 5 25 और 4 हो जाएगा आपको 29। और प्लस x बट्टा में 5, फिर से एक बार जोड़ लीजिए यहाँ पर, 4 3 7 5 12 12 17 29, सही है, बट्टा में 5। यहाँ से कोनमा कोण में गुना कर दीजिए। 1 को 29 से गुना कीजिएगा तो 29 हो जाएगा, 1 को x से गुना कीजिए x हो जाएगा, और 6 को और 5 से गुना कीजिएगा तो 6 5 30। ये प्लस वाले 29 को उधर फेंक दीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 29, यानी x का वैल्यू देखा जाए तो आपका 1 आ जाएगा। और यही आपको डिमांड कर रहा था इसमें कि x का मान ज्ञात करें, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर अटैक करेंगे। 3 क्या कह रहा है? इससे पहले अभी जस्ट हम बनाए हैं प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक। आप ही बताइए तो, प्रथम लगा है और सम संख्या हम लोग कहते हैं किसको? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। और प्रथम 5 सम संख्या कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपको। इस तीसरा प्रश्न को देखूं तो 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10। यही ना प्रथम 5 वो सम संख्या हो गया। और टोटल संख्या है कितना? 5 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए। 10 8 2 10 10 20, 6 4 10 30, यानी टोटल हो जाएगा 30। 5 से 30 में काट के ये हो जाएगा आपका आंसर 5 छक्के 30, 6 आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि प्रथम 5 विषम पूर्णांक। तो 5 विषम पूर्णांक में क्या लीजिएगा? अगर विषम टाइप से पूछे तो विषम वाला में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। ये टोटल 5 को विषम संख्या हो गया। और नीचे 5 दे दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10, 7 3 10 10 20 और 5 25, यानी 25 बट्टा 5 जब 5 से काटिएगा तो टोटल आंसर इसका 5 आ जाएगा। जब सम वाला पूछा था आंसर 6 निकला, और विषम वाला पूछा तो कितना आता है आपको? 5 आता है। इन क्वेश्चन को हम फास्ट में इसलिए बनाए कि इससे पहले वाले स्लाइड में आपको हम दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा, और यहाँ पर कौन सा सीमा लिखना पड़ेगा अपने लोग को? निम्न सीमा, या निचली सीमा कहिए या निम्न सीमा। अब बट्टा में ऑलरेडी 2 दिया है। तो आई होप इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा है ना, तो इसको आप बना सकते हैं।
एक क्वेश्चन है, बार ग्राफ यानी दंड आलेख के दो अवयव गुण को लिखें, और इनका आंसर हम यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं ताकि राइटिंग में आपको सही से दिखे। आपसे पूछा गया बार ग्राफ होता क्या है, आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना, आयत चित्र टाइप से, नहीं? तो इस बार ग्राफ के दो गुण को लिखना है। पहला गुण यह दर्शाता है बार ग्राफ का कि सांख्यिकी का जो भी डाटा दिया रहता है आंकड़ा, उनकी अपेक्षित स्थिति को ये दर्शाता है। जो आंकड़ा रहता है अपेक्षित स्थिति, वो आपको दिखा हुआ नहीं रहेगा। माने कि जैसे कि ऐसे मैं ग्राफ बना दूं, इसको मिटा के बताऊं, तो बार ग्राफ देखा जाए तो अपेक्षित स्थिति को दर्शाता है कि कहाँ पर क्या है। अगर इस टाइप से दे दिया जाए, एक यहाँ आपको दे दिया जाए, यहाँ दे देगा मान लो किसी चीज़ का संख्या, इधर दे देगा घरों की संख्या, इधर दे देगा लोगों की संख्या, तो ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो आबादी है वो लगभग 20, अगर यहाँ मान लीजिए 10 है, 20 है, 30, यहाँ 40 दे दिए, तो 40 तक के रेंज में आता है। यही अपेक्षित स्थिति को दर्शाया। दूसरी क्वेश्चन, बार ग्राफ में विन्यास आंकड़े को या तो उदग्र या क्षैतिज दोनों दंड आलेख में लिखा जाता है। उदग्र बोले तो ये वाले डाटा ऊपर से नीचे, ये उदग्र को दर्शाता है, और ये वाला जो मैंने तीर मारा ना, यहाँ से यहाँ वाला जो लाइन जा रहा है, मान लीजिए ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, तो इधर वाले पार्ट जो डाटा दिया रहेगा ये क्षैतिज को दर्शाएगा, और ऊपर वाले क्या दर्शाता है आपको, उदग्र को दर्शाता है। तो ये था आपके बीच अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। लिखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को।